नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन इस कारोबारी दिन शायद इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखे, क्योंकि जो क्यूज हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो एक वीक ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं। यूएस मार्केट्स हो या फिर एशियन मार्केट्स हो, सभी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो पिछले 3 महीने में बिगेस्ट वन डे फॉल हमने डाउ जोन्स में देखा। डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक तीनों ही 1.5% से लेकर 2% की वीकनेस के साथ क्लोज हुए हैं। ट्रंप पॉलिसीज को लेकर क्वेश्चन मार्क्स, और साथ ही स्पेन के बार्सिलोना में जो आतंकी हमला हुआ उसने सेंटिमेंट्स को और वीकेंड किया। और अब इंडियन मार्केट्स के लिए कोई डोमेस्टिक फ्रंट पर ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो ऐसे में जो ग्लोबल ट्रिगर्स होंगे वो काफी असर डालेंगे। लेकिन ओवरऑल यूएस मार्केट में जो 2% की कमजोरी दिखी, उसके पीछे की वजह क्या रही, इस पर पूरा सा एनालिसिस ले लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी मौजूद भी है न्यूज रूम से। संदीप, बार्सिलोना में अटैक डेफिनेटली एक दुखद खबर है और उसका असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिखा भी है, लेकिन अटैक से पहले ही जो यूएस मार्केट्स थे वो वीक ट्रेड कर रहे थे। 1.25% की वीकनेस के साथ ही ओपन ही हुए थे। एग्जैक्टली क्या कंसर्न्स थे? देखिए, पॉलिटिकल जिटर्स हैं, काफ़ी अनिश्चितता है यूएस में पॉलिटिकली। उसका जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पे मार्केट्स में नर्वसनेस के तौर पे देखने को मिल रहा है। कल अगर आपको याद हो दीपाली, तो कल हम बात कर रहे थे कि ट्रंप ने जो 2 एडवाइजरी काउंसिल्स हैं उनको निष्कासित कर दिया है, और जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी में जो तनाव है ट्रंप को लेके, उनके साथ वो कामकाज नहीं करना चाहते हैं। ऐसी अब जो अवधारणाएं वो यूएस के मार्केट में बनने लगी हैं। उस वजह से आप देखिए बिजनेस कम्युनिटी और ट्रंप के बीच में जो तनाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है। तो उस वजह से आप देखिए अब बाजार में ऐसी खबरें थी कि यूएस में जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं गैरी कॉन, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी बाजार में अटकलें थी। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है ट्रंप के लिए और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनकी वजह से। देखिए, बाजार में जो पूरी रैली हुई थी इसी एंटिसिपेशन में हुई थी कि ट्रंप बहुत बड़े फैसले लेंगे, डीरेगुलेशन को लेकर, टैक्स कटौती होगी बहुत बड़ी। लेकिन अगर बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ कामकाज ही नहीं करना चाहती, कोई अच्छे रिलेशन ही नहीं है उनके, तो जाहिर सी बात है उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको लेकर अब जो सवालिया निशान है वो खड़े होने लगे, जिस वजह से आप देखिए एक बड़ा इंपैक्ट कल यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला। डाउ में 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 350 पॉइंट के आसपास का गोता डाउ जोन्स ने लगाया, और बाकी मार्केट्स में भी देखिए 2% के आसपास की जो गिरावट थी वो साफ तौर पे देखने को मिली थी। और इसका जो इंपैक्ट है कल यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा था, 5% के आसपास की गिरावट वहां भी देखने को मिली। और यही कारण है कि आप देखिए एशियन मार्केट्स में आज कमजोर शुरुआत हुई है। जो बार्सिलोना अटैक की बात आप कर रही हैं, दुखद खबर है, लेकिन एशियन मार्केट्स के लिए आप देखिए एक तो यूएस का फॉल और उसके साथ साथ ये जो आतंकी हमला हुआ है, दोनों का जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आज कारोबार जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो कुल मिला के देखा जाए जो संकेत हैं वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट जी। तो जैसे कि संदीप ने बताया कि यूएस में ऑलरेडी हमने देखा था कि इस हमले से पहले ही जो शुरुआत थी वो काफी वीकेंड हुई थी। 2 सीईओ एडवाइजरी फोरम्स के 2 सीईओ को डोनाल्ड ट्रंप ने निष्कासित किया, उसके बाद सेंटिमेंट्स काफी वीकेंड हुए। लेकिन स्पेन में जो आतंकी हमला हुआ है वो डेफिनेटली एक दुखद हमला है, और आपको बता दें कि हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। बार्सिलोना में आतंकी ने तेज रफ्तार में वैन भीड़ भरे इलाके में फुटपाथ पर चढ़ा दी। कैशर रेस्टोरेंट के बाहर आतंकी ने वैन से कई लोगों को कुचल दिया, और आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है, और ला रामला में इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। आसपास के रेलवे और मेट्रो स्टेशन और साथ ही स्टोर्स को भी बंद कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, और पुलिस के मुताबिक ड्रिस नाम के इस संदिग्ध ने हमले में इस्तेमाल हुई वैन किराए पर दी थी। लोकल मीडिया के मुताबिक ड्रिस की उम्र 20 साल है और इसका जन्म मोरक्को में हुआ है। लेकिन एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी को और सभी एशियन मार्केट्स को। अब देखिए, यूएस मार्केट से जो हैंडओवर मिला या फिर जो बार्सिलोना में आतंकी हमला हुआ, दोनों ही खबरें नेगेटिव हैं, जिसका इंपैक्ट हम एशियन मार्केट्स पर देख भी रहे हैं। लेकिन एक चीज बेटर है कि जब एसजीएक्स निफ्टी सुबह ओपन हुआ था तो ये 85 अंकों की कमजोरी के साथ खुला था। अभी उन स्तरों से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 62 पॉइंट्स नीचे है, यानी जो 2% का फॉल हमने यूएस मार्केट्स में देखा उसके मुकाबले एक रेस्ट्रिक्टेड फॉल हम अभी एसजीएक्स निफ्टी में देख रहे हैं, और 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग तो सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन कितने कमजोर मार्केट खुलेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, इसी पर अब हम बातचीत करेंगे भी। लेकिन एक बार देख लेते हैं कल के बाजार में इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या रही है, FIs का रुख क्या रहा है, और साथ ही आज का आउटलुक भी आपको बता देते हैं। कल के बाजार में FIs FPIs ने करीब 981 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं DIs की ओर से 828 करोड़ की बाइंग की गई है। आज एक सॉफ्ट ओपनिंग हो सकती है इंडियन मार्केट्स की, क्योंकि जो ट्रिगर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो एक कमजोर ओपनिंग का ही इंडिकेशन
कंफर्मेशन दे रहे हैं। एशियन मार्केट्स की कमजोर ओपनिंग हुई है। आज जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेंगे वो 9840 का पहला सपोर्ट होगा। अगर ये किसी वजह से ब्रीच होता भी है तो 9790 अगला सपोर्ट लेवल होगा जिस पर नजर रहेगी। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24050 का, जो कि इमीडिएट लेवल पर है। बैंकिंग स्टॉक्स पर इनफैक्ट आप ध्यान दे सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर वीकनेस दिखे भी। तेल गैस केमिकल स्टॉक्स पर भी आज के सेशन में ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन ओपनिंग कैसी हो सकती है उस पर एक कमेंट ले लेते हैं। मिहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद भी है। मिहिर, गुड मॉर्निंग। लेकिन आज की मॉर्निंग उतनी गुड लग नहीं रही है। यूएस के अपने कंसर्न्स जिसकी वजह से डाउ जोन्स पिछले 3 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा टूटा, और साथ ही बार्सिलोना में अटैक जो हुआ है वो भी बेहद दुखद है। और इन सभी फैक्टर्स का एक इम्पैक्ट हम ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी पर देख रहे हैं। तो इतना तो फॉर श्योर है कि एक वीक ओपनिंग इंडियन मार्केट्स की हो सकती है। लेकिन क्या ये मानकर चला जा सकता है कि 2% का स्लाइड हमने यूएस में देखा, रेस्ट्रिक्टेड फॉल हम देख रहे हैं एशिया में, तो शायद कमजोरी तो आए लेकिन मार्केट कोशिश करे संभलने की थोड़ा? नहीं, देखिए, मुझे उल्टा लगता है कि इंडियन मार्केट्स में जो बाकी एशियन इंडाइसेस में है उससे ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है। बिकॉज आप अगर कल का भी सेशन देखें तो मार्केट हालांकि 9900 के ऊपर तो बंद हुआ था, लेकिन पूरे दिन वॉलेटाइल था। अब आज जबकि यूएस में इतनी कमजोरी है तो यहाँ पर टेक्निकली भी अगर आप देखें तो जो बेयर्स हैं वो कोशिश करेंगे मार्केट पर हावी होने की, और ऐसे में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक जो सेकेंड हाफ होगा उसमें अगर यूरोप थोड़ा पॉजिटिव खुलता है तो मार्केट हो सकता है संभलने की कोशिश करे, बट अदरवाइज 1-8%, 1-1.5% का ड्रॉप रूल आउट नहीं किया जा सकता आज के ट्रेड में। जी, तो ऐसे में तो आज कोई भी बड़ा ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए, स्पेशली इंडेक्स पर। देखिए, मुझे वही लगता है, क्योंकि आप देखिए वैसे भी फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो और पिछले इस पूरे हफ्ते में जब हमने मार्केट में रिबाउंड देखा है तब भी आप देखिए एफआईएस की तरफ से कोई खास सपोर्ट आया नहीं। बिल्कुल। तो वो जो रिस्क एवर्जन है वो आज भी हावी रहेगा मार्केट पर। जी, शुक्रिया मेरी आउटलुक शेयर करने के लिए। तो संकेत डेफिनेटली वीक हैं और उसी की बेसिस पर एक कमजोर ओपनिंग हो सकती है। कॉशियस रहें आज, कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट करें, लेकिन आपको करना क्या है इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। ए के प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ रिसर्च आईडीबीआई कैपिटल से। मिस्टर प्रभाकर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज को देखते हुए तो लग रहा है कि आज इंडेक्स पर कोई ट्रेड ना ही लें तो बेहतर होगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आज? See, market has corrected. Good morning. Market has corrected almost 468 or 470 points, and pullback in the last 4 trading days has been very anemic. So I think again market needs one more correction. So I would sell the Nifty with a stop loss of 9965, and the target on the lower side could be 9600. And I think in next 2 days these kind of correction can happen. जी, इनफैक्ट जो बात मिहिर कह रहे थे वही बात मिस्टर प्रभाकर भी कह रहे हैं कि शायद करेक्शन यहाँ पर एक वजह शायद मार्केट को मिल जाए करेक्ट होने की। 9600 के इसीलिए टारगेट दे रहे हैं 2 से 3 दिन के नजरिए से। स्टॉक्स भी हैं आपके रडार पर, 2 शेयर्स इंट्राडे के लिए? Ultratech Cement as a sell with a stop loss of 3990. Target on the lower side can be 3820. And next sell is State Bank of India. Stop loss is 284. Target on the lower side can be 269. ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका मिस्टर प्रभाकर। तो 2 ट्रेड्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं, एसबीआई और अल्ट्राटेक सीमेंट, दोनों में बिकवाली की कॉल है इनकी। एसबीआई में 269 के टारगेट, स्टॉप लॉस 284 का। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी बेचने की सलाह दे रहे हैं। जो लक्ष्य है इनके वो 3820 के हैं, 3990 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। सरकारी बैंक आज कमजोर हो सकते हैं, हमने आउटलुक पे भी कहा था, और एसबीआई को मिस्टर प्रभाकर बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन अलग अलग हाउसेस की ओर से कुछ और इंट्राडे कॉल्स आज आपके लिए आए हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। कमेंस पर खरीदारी की सलाह है इन्वेस्टर पॉइंट की ओर से, 950 के टारगेट, 892 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखें। दूसरी रिकमेंडेशन जो आ रही है इन्वेस्टर पॉइंट की ओर से वो रहेगा डीसीबी बैंक। छोटा बैंक है लेकिन यहाँ पर ये बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 192 के पॉसिबल टारगेट, 182 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो डीसीबी बैंक खरीदारी की सलाह है। साथ ही आप खरीद सकते हैं जैकॉब को, जो कल 4.5 रुपए चला। चॉइस ब्रोकिंग की खरीदारी की सलाह है, 84 के टारगेट्स हैं, 76 का स्टॉप लॉस है, तो खरीदारी की कॉल है जैकॉब पर। चॉइस ब्रोकिंग ने एक और स्टॉक आपके लिए भेजा है, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 92 के टारगेट, 85.5 का स्टॉप लॉस। लेकिन अब यहां से सीधे रुक कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों का, यानी स्टॉक इन न्यूज, और हमारे साथ अंचल मौजूद भी हैं कुछ बड़ी खबरें लेकर। बताइए अंचल, कौन सी बड़ी खबरें हैं आज? चलिए शायद
अंचल तक ऑडियो नहीं जा रहा है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अभी करीब 62 पॉइंट्स डाउन 9849 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल के सेशन में हमने आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखा था। इन्फोसिस अपने 4 साल के उच्चतम स्तरों पर क्लोज भी हुआ था और इन्फोसिस पर आज काफी सारी ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं, स्पेशली बायबैक के बेसिस पर। वो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे भी। लेकिन अंचल के पास चलते हैं, आज की कुछ बड़ी खबरें उनसे जान लेते हैं। अंचल बताइए। चलिए अंचल से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। अगर आप भी उन हजारों लोगों में से हैं जिनका पैसा किसी फ्लैट दिवालिया होते बिल्डर प्रोजेक्ट में फंसा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी बिजनेस की मुहिम का असर हुआ है और ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई है। अगर आपका पैसा भी किसी दिवालिया होते प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है तो आप भी अपना पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी कानून में ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसके बाद ग्राहकों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अभी तक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत सिर्फ कर्ज देने वाली कंपनियों को क्लेम करने की छूट थी, लेकिन अब ग्राहक भी अपने पैसों के लिए दावा कर सकते हैं। नियमों में यह बदलाव दिल्ली एनसीआर के उन तमाम ग्राहकों को राहत देने वाला है जिनके फ्लैट मिलने में देरी हो रही है या फिर बिल्डर को फंड की जरूरत हो रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI ने नियमों में बदलाव करते हुए राहत दी है। इसके लिए आपको अपने क्लेम के सभी प्रूफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सौंपने होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर के कई बिल्डर डिफॉल्ट कर चुके हैं, जिसके बाद होम बायर्स को डर है कि उनके पैसे का क्या होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि नए इंसॉल्वेंसी कानून के जरिए भी फ्लैट मालिकों को पूरा न्याय मिल सकेगा जिनके फ्लैट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंस गए हैं। अब चलते हैं अंचल के पास और जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। न्यूज इन फोकस, बताइए अंचल। बिल्कुल दिवाली, शुक्रिया। देखिए एसबीआई पे नजर रखिएगा। कारण ये है कि एसबीआई के 2 सब्सिडरी कंपनियां हैं, 2 ग्रामीण बैंक हैं और इनके आईपीओ जल्द आ सकते हैं। देखिए 2 बैंक्स हैं, APGVB यानी आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और साथ ही सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक SGB, इन दोनों के ही आईपीओ जल्द आने की योजना है और कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा फायदा एसबीआई को आता हुआ दिखेगा। जितने देखिए देश में 14 ग्रामीण बैंक्स हैं इन टोटल और इन 14 ग्रामीण बैंक्स में सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट 50% हिस्सा होल्ड करती है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट 15% हिस्सा होल्ड करती है और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे कि इन दोनों के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास 35% हिस्सेदारी है। अगर आप इन दोनों ही बैंकों की एसेट वैल्यू को भी कंपेयर करें तो एक तरफ जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है वो सभी आरआरबीज में सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, करीब 25,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 14% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक करीब 7,000 करोड़ के एसेट्स हैं और 10% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। दोनों की करीब 250 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द स्टेट और अब इनका आईपीओ जल्द आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एसबीआई के लिए भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और साथ ही जो बैंकिंग स्पेस है उसमें नए एंट्रेंट्स आएंगे। इनका अगर आप ओवरऑल बिजनेस देखें, टिकट साइज, लोन साइज छोटा रहता है, एक ज़्यादा स्टेबल एसेट क्वालिटी रहती है। हाँ, लोन वेव ऑफ का इम्पैक्ट इन पे आता है, लेकिन सरकार से पेमेंट मिलने की वजह से उतना ज़्यादा स्लिपेज का इम्पैक्ट नहीं है। तो 2 बैंकों के आईपीओ जल्द आ सकते हैं, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एसबीआई पे तो पड़ ही सकता है। बाकी जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पे भी नजर रखिएगा, वहां पे भी अब ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया अंचल आपका ये इंपॉर्टेंट न्यूज बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब यहाँ पर हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। जब वापस लौटेंगे तो कमोडिटीज की ओर रुक करेंगे, वहां पर आपको ट्रेड्स बताएंगे खबरों वाले शेयर्स भी और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। जल्द लौटेंगे।